हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज द प्राइस ऑफ डिसिप्लिन इज ऑलवेज लेस देन द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी कि डिसिप्लिन में होने की जो कीमत है वो अफसोस करने से बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा इतनी ज़्यादा दर्दनाक नहीं होगी। क्योंकि अगर आपको रिग्रेट होता है लाइफ में, आप कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ अचीव आपने करना चाह रहे थे और नहीं कर पाते हैं, तो उसका रिग्रेट आपको आई स्वेयर लाइफ लॉन्ग रहेगा, पूरी उम्र भर वो परेशान करेगा। ठीक है, तो बेहतर है आज थोड़ा सा तकलीफ सहन करके, आज थोड़ा सा दुख सहन करके, दर्द सहन करके डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ले आओ, बजाय कि फ्यूचर में जाके काश करने से, ये काश उस टाइम मैंने ये कर लिया होता या काश उस टाइम मैंने ऐसा कर लिया होता। ठीक है, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग आपको अफेक्ट करने वाला है। ये ऐसा नहीं कि आज का आपका टाइम निकल गया कल ठीक हो जाएगा। डिसिप्लिन आपको लाइफ लॉन्ग अफेक्ट करेगा। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इन गवर्नेंस, गवर्नेंस क्या होता है? जो शासन करने की नीति होती है, शासन करते हैं, उसको बोलते हैं। एज इन अदर थिंग्स, जैसा कि दूसरी चीज़ों में टाइमिंग इज क्रूशल, तो शासन में भी टाइमिंग ज़रूरी है जैसा कि बाकी चीज़ों में है। टेक द पैडी क्रॉप स्टबल बर्निंग, उदाहरण लेते हैं पैडी क्रॉप स्टबल बर्निंग का। धान की खेती या फिर अभी जो फसल की कटाई हुई है, उसमें हमें पता है कि क्रॉप रेजिड्यू जो है उसको जलाया जा रहा है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब इलाकों में, बिहार में। विच हैज शोन अ स्पार्क सिंस शार्प स्पाइक सिंस द सेकेंड वीक ऑफ दिस मंथ, जिसमें इस महीने के दूसरे हफ्ते से बहुत तेज उछाल, शार्प स्पाइक मतलब उछाल आया है बहुत तेज। बिटवीन नवंबर 8 एंड नवंबर 19, 8 नवंबर से 19 नवंबर के बीच में, द नंबर ऑफ फार्म फायर्स एट 15,475, जो नंबर ऑफ फार्म फायर्स थी वो कितनी हुई? 15,475। और अब ध्यान रहे ये वो हैं जो लिस्ट की गई हैं, जो रिपोर्ट की गई हैं, जिनकी इंफॉर्मेशन है। जो अनलिस्टेड है वो उनका आंकड़ा कुछ भी, उनका आंकड़ा नहीं है सरकार के पास। were more than 13,238 from September 15 to November 7। तो ये ज़्यादा थी जो 15 सितंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में फार्म फायर्स हुई, और वो कितनी हुई? 13,238। एंड these are officially reported events in पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड दिल्ली। और ये तो सरकारी आंकड़े हैं, कहाँ के? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के और दिल्ली के। Researchers have suggested the possibility of farmers shifting their burning to late afternoon period। Researchers ने बताया है, सुझाव दिया है, अनुमान लगा के सुझाव दे रहे हैं वो, कि हो सकता है, संभावना है कि किसान जो है अब दोपहर के बाद वाले समय में आग जला रहे हैं, फार्म फायर्स कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल फैक्ट है। बिकॉज आई लिव इन पंजाब और यहाँ पे ये डिस्कशन बहुत नॉर्मल है। आम तौर पे हर चलता फिरता व्यक्ति ये डिस्कशन कर रहा है कि दोपहर के बाद जला रहे हैं, शाम के टाइम पे जला रहे हैं, क्योंकि शाम के टाइम पे सांस लेना भी मुश्किल हो जा रहा है। when the NASA satellites don't actively monitor the region, ये वो समय है जिस समय नासा के सैटेलाइट जो हैं वो इस इलाके को एक्टिवली मॉनिटर नहीं करते, इसके ऊपर निगरानी नहीं रखते। whether or not such timing of fires to avoid satellite overpass passes thereby escaping detection is happening। टार्डी पेडी प्रोक्योरमेंट बोल रहे हैं, हो सकता है कि ये बात सच हो सकता है गलत हो, कि किसान जो है सैटेलाइट के टाइमिंग को ओवरपास करने के लिए, उसको दरकिनार करने के लिए इसके रास्ता निकाल लिया है ताकि वो डिटेक्शन से बच सके। हो सकता है ये हो सकता है ना हो रहा, मतलब इससे संदेह है। लेकिन टार्डी पैडी प्रोक्योरमेंट, लेकिन जो बड़ा ही देरी से आने वाला पैडी प्रोक्योरमेंट है। प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद, पैडी की फसल की खरीद है किसके द्वारा? गवर्नमेंट एजेंसीज सर्टनली हैजंट हेल्प, लेकिन जो देरी से ये शुरुआत हुई है इसने मदद नहीं करी किसानों की। During October, only 8.4 million tons of rice equivalent was bought। अक्टूबर के महीने में केवल 8.4 मिलियन टन ही कीमत का ही राइस जो है वो खरीदा गया।
as against 10.6 million ton and 11.4 million ton in the same month of 23-2022 respectively। और वही जो है अक्टूबर के महीने में 2023 में 10.6 मिलियन टन खरीदा गया था और 2022 में अक्टूबर के महीने में 11.4 मिलियन टन खरीदा गया था। तो जाहिर सी बात है कि काफी कम खरीदा गया है। ठीक है। The above slow pace of purchases was due to inadequate storage space। अब ये जो पेस है कि स्लो से भी धीमी जो ये पेस है इस फसल के खरीदने की, वो क्यों है? क्योंकि हमारी सरकारों के पास में स्टोरेज इनएडिक्वेट अपर्याप्त स्टोरेज स्पेस है, जगह नहीं है उनके पास रखने की। विद मच ऑफ द राइस फ्रॉम लास्ट ईयर्स प्रोक्योर्ड क्रॉप रिमेनिंग इन पंजाब एंड हरियाणा। और जो पिछले साल की खरीदी हुई फसल है राइस की, उसका काफी ज्यादा हिस्सा पंजाब और हरियाणा में भी बचा हुआ है। The rice not being moved out in time meant warehouses there having little capacity to accommodate fresh grain arriving from October। तो अब क्योंकि पहले ही वेयर हाउस में राइस पड़ा हुआ है, उसको बाहर इस्तेमाल नहीं किया गया, बाहर नहीं निकाला गया, तो जिसका सीधा सा मतलब ये होता है कि अब ताजे चावल के आने की जो अक्टूबर के महीने में जिसकी शुरुआत हुई है, उसके लिए जगह नहीं है। इट लेड टू अनलिफ्टेड पैडी इन दी मंडीज, जिसकी वजह से अनलिफ्टेड मतलब जो उठाई नहीं गई है, अभी भी काफी सारी फसल है पैडी की जो मंडी में पड़ी हुई है। इन टर्न इसका नतीजा क्या होता है? प्रॉम्प्टिंग फार्मर्स टू स्लो डाउन हार्वेस्टिंग ऑफ देयर ऑलरेडी रिपन्ड क्रॉप इन दी फील्ड्स, जिसकी वजह से किसानों को मजबूर होना पड़ा, प्रेरित होना पड़ा कि भाई जो उनकी फसल अभी खेतों में पड़ी है, जो उन्हें कटाई नहीं करी है, उसको स्लो डाउन कर दे। वो इतना तेजी से उसको काटने की जरूरत थी क्योंकि सरकार खरीद नहीं रही है। बट द मोर द प्रोक्योरमेंट गॉट एक्सटेंडेड द नैरोअर वॉज द विंडो टू सो द नेक्स्ट वीट क्रॉप। लेकिन जितना ज्यादा डिले आप पिछली फसल की कटाई में करेंगे, उसका मतलब है कि उतना ही ज्यादा डिले आपको अगली फसल की बुआई में होगा। ठीक है। तो जो अगली फसल है वो वीट की होने वाली है और उसके लिए बहुत नैरो विंडो रह गया है, मतलब थोड़ी सी समय रह गया है कि उसकी बुआई कर ले वो, आइडियली बाय मिड नवंबर, जो कि मिड नवंबर तक अक्सर हो जाती है। अब देखो यहाँ पे और केवल एक यही फैक्टर नहीं है, कुछ और भी फैक्टर हैं कि अमूमन इस समय तक कुछ बारिश भी हो चुकी होती है, जिससे कि जो खेत है वो सॉफ्ट हो चुके होते हैं, उनमें बुआई करना इजी हो जाता है, फसलें थोड़ा अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। लेकिन इस साल वो भी नहीं हुई है, बारिश भी नहीं हुई, तो काफ़ी सारी वजहें हैं जिन वजहों से किसान जो है डिले कर रहे हैं इसको। और फार्म फायर्स की जो घटनाएं हैं वो डिले इसलिए हुई हैं कि लेट सीजनल बारिश हुई, फिर फसलें लेट पकी, तो वो भी एक कारण है कि लेट इस बार लोगों ने आग जलाना और फार्म फायर्स की जो ये घटनाएं हैं वो लेट आई हैं सामने। अदरवाइज दिवाली से पहले पहले वो शुरुआत हो जाती है। विथ lesser time left between paddy harvesting and wheat sowing, farmers have probably taken greater recourse to stubble burning to clear their fields। अब क्योंकि पैडी की हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई और वीट की बुआई के बीच में बहुत कम समय मिल गया है, बचा है, तो इसलिए किसान अब क्या कर रहे हैं? ग्रेटर रिकोर्स, यानी कि किसी चीज का सहारा, बड़ा सहारा ले रहे हैं। किस चीज का? स्टबल बर्निंग का सहारा ले रहे हैं कि भाई अपनी फसल खेतों को जल्द से जल्द खाली किया जाए, आग जला के उसको जो रेजिड्यू बच जाता है। क्योंकि होता क्या है, उस रेजिड्यू को पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसको आपको ट्रॉलीज में भर के, ट्रैक्टर्स में भर के आपको एक पर्टिकुलर डंपिंग लोकेशन या जहाँ पे सरकार ने बताया कि इस जगह पे आप लेकर आओ, यहाँ पे हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, वहां तक आपको लेके जाना पड़ेगा, जो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट है किसानों के ऊपर। ठीक है। हम समझते हैं कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट बर्डन बेयर करना पड़ता है किसानों को, इसका कोई समाधान नहीं है। राइट। क्योंकि सरकार कुछ हद तक ही किसानों को सब्सिडाइज कर सकती है, हर एक जगह पे वो नहीं कर सकती, सरकार भी नहीं कर सकती, एंड भी अंडरस्टैंड कि भाई वो हर एक जगह पे किसानों को सब्सिडाइज नहीं कर सकती। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट है इसे किसानों को वहन करनी पड़ती है, उनको बेयर करनी पड़ती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि
उसमें टाइम भी लगता है। अब क्योंकि उनको पहले ही पहली फसल की कटाई में उनको इतना टाइम लग गया, दूसरी फसल की कई हिमाचल के कई ऐसी जगहें हैं, अब बिकॉज आई कम फ्रॉम हिमाचल, तो मेरे को पता है कि हमारे घरों में तो अभी तक उसकी बुआई हो चुकी है, ठीक है, और उसकी बुआई को हुए कम से कम 15-10 दिन हो गए। दैट मीन्स अभी पंजाब में इसकी बुआई तक नहीं हुई, विच मीन्स वो ऑलरेडी लेट है, राइट। तो उनके पास टाइम कम बच रहा है, इसलिए वो फिर क्या कर रहे हैं कि छोड़ो, कौन कलेक्ट करेगा, कौन लेके जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट तो हमें वहन करनी ही पड़ती है, बट अब कौन इतना काम करेगा, तो छोड़ो, जल्दी से जल्दी यही सोल्यूशन है, आग जला दो। Delayed paddy procurement may have then aggravated the damage to air quality in North India. तो इसलिए जो डिलेड मतलब कि देरी से पैडी प्रोक्योरमेंट, पैडी की खरीद हमने स्टार्ट करी, उसने एग्रेवेट कर दिया और ख़राब कर दिया एयर क्वालिटी, नॉर्थ इंडिया में एयर क्वालिटी को, इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल दिस टाइम अराउंड, और जिसमें नेशनल कैपिटल भी शामिल है, यानी कि दिल्ली भी शामिल है। शुरुआत जो है इन खबरों की दिल्ली से ही आने लगती है, बाकी जगहों की चिंता बाद में होती है, पहले दिल्ली की होती है। The cost of not taking a timely decision is also being felt in D-ammonium phosphate DAP। बोल रहे हैं कि जो हमने सही समय पे फैसला नहीं लिया, उसका एक और हमें उदाहरण या एक और हमें कीमत चुकानी पड़ रही है। वो किस चीज़ की? जब डी अमोनियम फॉस्फेट डीएपी जो होता है, अ क्रूशल फॉस्फोरस कंटेनिंग फर्टिलाइजर, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण फॉस्फोरस वाला फर्टिलाइजर होता है, अप्लाइड एट द टाइम ऑफ सोइंग, जिसको कि बुआई के टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है। लोअर इम्पोर्ट्स ऑफ बोथ द फिनिश फर्टिलाइजर एंड रॉ मटेरियल इंटरमीडियरीज mediates used in domestic production have left companies with not enough material to sell। बोल रहे हैं कि दो चीज़ें हुई इस फर्टिलाइज़र के साथ में जुड़ी हुई, दो चीज़ें हैं। पहला तो कि हमने जो फिनिश्ड फर्टिलाइज़र है किसी दूसरी बाहर की कंपनी का, वो फिनिश्ड प्रोडक्ट भी कम आयात किया, ठीक है। दूसरा, हमारे देश की कंपनीज जो ये फर्टिलाइज़र बनाती हैं, उनको जो रॉ मटेरियल या फिर जो भी और कुछ सामान चाहिए इसके लिए, वो भी कम मंगाया गया, जिससे कि अब कंपनीज के पास में पर्याप्त मात्रा में प्रोडक्ट नहीं है कि वो बेच पाए। With supply not matching the higher demand from farmers on the back of a good monsoon, it has resulted in shortages and reports of sales at above the government direct maximum retail price। बोल रहे हैं अब क्योंकि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप आ चुका है, अब डिमांड हाई है लेकिन सप्लाई थोड़ी है, और डिमांड उन किसानों से है कि भाई अच्छा मॉनसून हुआ है, अच्छा हमें पिछली फसल का अच्छा उपज हमें मिली है, तो हम अगली फसल में भी अच्छा ही रिजल्ट चाहते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, शॉर्टेजेस हो गई हैं, और कई जगहों पे ऐसी भी खबरें आई हैं कि सरकार ने जो एक एमआरपी तय किया होता है कि इससे ज़्यादा कीमत पे आप नहीं बेचेंगे, उससे ज़्यादा कीमत पर वो बेचा जा रहा है और किसानों को खरीदना पड़ रहा है। The government has not just fixed the MRP very low, but also not provided a high enough subsidy concession to make it viable for companies to import and market the fertilizer। बोल रहे हैं कि ना केवल सरकार ने इसका एमआरपी काफ़ी कम रखा है, बल्कि साथ ही साथ उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में सब्सिडी भी नहीं दी, जिससे कि कंपनीज जो हैं इसको खरीद सकें या फिर मार्केट कर सकें फर्टिलाइज़र को, उतनी पर्याप्त मात्रा में उनको जो है सब्सिडी या कंसेशन नहीं मिला। Fertilizers like rice and wheat are victims of excess policy interventions। तो जैसे गेहूं और चावल एक विक्टिम है किस चीज़ के, पीड़ित है किस चीज़ के, ज़्यादा हस्तक्षेप का, पॉलिसीज बना के उसके ऊपर रोक लगाने का या इन चीज़ों का, उसी तरीके से फर्टिलाइज़र भी हमारे देश की खराब नीतियों और ज़्यादा हस्तक्षेप का सूली चढ़ चुका है। फार्मर्स प्रोड्यूस द लैटर नॉट फॉर द मार्केट। तो जो किसान है वो राइस और व्हीट तो मार्केट के लिए नहीं, यहाँ पे इसको मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उगाया जाता, किसको, राइस और व्हीट को, लेकिन बट गवर्नमेंट एजेंसीज, लेकिन किसके लिए उगाते हैं, ये सरकारी संस्थाओं के लिए, कि भाई सरकार खरीद लेगी, सरकार ने इतना जो है मिनिमम प्राइस तय किया हुआ है, तो हम इतने पे बेच देंगे, बस हो गया हमारा।
दे बाय यूरिया एंड डीएपी एट गवर्नमेंट फिक्स्ड एमआरपी, तो इसलिए वो यूरिया और डीएपी जो है सरकार द्वारा फिक्स किए गए एमआरपी पे खरीदते हैं। When decisions on subsidy and procurement are delayed or out of sync, जब इस तरीके के फैसले कि फसल को कब खरीदना है या किन चीज़ों के ऊपर सब्सिडी देनी है, इस तरीके के फैसले जब डिले होते हैं, टलते जाते हैं, तब या फिर आउट ऑफ सिंक हो जाते हैं, यानी कि तालमेल नहीं बैठा पाते किसान की फसल की हार्वेस्टिंग के साथ में, उसकी उपज के साथ में, ठीक है, तो विद मार्केट रियलिटीज, यानी कि जो मार्केट में जो हकीकत फैली हुई है या इस समय की जो कंडीशन है, इस समय की जो हकीकत है, मार्केट रियलिटीज मतलब जो करंट स्थिति है उसके साथ में, द अल्टीमेट सफरर इज द फार्मर एंड द जनरल पब्लिक, तो जो इसका नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, परम इसमें जो सफरिंग है वो किसकी होगी, एक तो किसान की होगी कि भाई उसको समय से चीज़ें नहीं मिली, दूसरी आम जनता की, क्योंकि उनको समय से या फिर उनको ज़रूरत से ज़्यादा महंगी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई में गैप आता है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा वैलिड हो जाती है कि सप्लाई साइड वाले फिर अपनी मर्जी से जो है अपने प्रोडक्ट की कीमत लगाते हैं। तो ये था हमारा पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच फैक्टर कॉन्ट्रीब्यूटेड मोस्ट टू द डिले इन पैडी प्रोक्योरमेंट इन पंजाब एंड हरियाणा दिस ईयर, तो इस साल पंजाब और हरियाणा में किस वजह से सबसे डिले से यानी कि बहुत देरी से पैडी का खरीद की जा रही है सरकार द्वारा। फार्मर्स इंटेंशनली स्लोइंग डाउन हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग स्लो डाउन तो इसके कारणवश करें ना कि सरकार अभी खरीद नहीं रही तो हम धीरे धीरे हार्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्लोइंग डाउन हार्वेस्टिंग जो है रीजन नहीं है स्लो प्रोक्योरमेंट का, तो ये इनकरेक्ट होता है, बल्कि ये क्या है, कॉन्सिक्वेंस है। लैक ऑफ एडिक्वेट स्टोरेज स्पेस इन वेयर हाउस, बोल रहे हैं पर्याप्त मात्रा में हमारे पास वेयर हाउसेस में स्टोरेज स्पेस नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। पिछले साल का जो राइस है वो अभी तक निकाला नहीं गया है, इसलिए सरकार नया नहीं खरीदना चाह रही है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Why has the shortage of diammonium phosphate fertilizer occurred this season, तो क्यों इसमें कमी आई, क्योंकि सरकार ने टाइमली डिसीजन नहीं लिया, ठीक है, और इम्पोर्ट नहीं किया गया फिनिश्ड फर्टिलाइजर को या रॉ मटेरियल को। लोअर imports of finished fertilizers and raw materials, option A is correct. What is primary reason farmers may resort to stubble burning more frequently this year, बोले मुख्य क्या कारण है कि जो किसान हैं उनने स्टबल बर्निंग को चुना इस साल, तो चुना क्यों चुना, क्योंकि उनके पास में पिछली फसल की हार्वेस्टिंग और नई फसल के सोइंग के बीच में बहुत कम समय रह गया, ठीक है। अब इतने से समय में किसान अपनी इस पूरे खेत की जो पैडी का रेजिड्यू है उसको नहीं रिमूव कर सकते, सरकार द्वारा बताए गए प्रोसेस द्वारा उसको नहीं डिस्पोज कर सकते, ठीक है। तो क्योंकि उनके पास टाइम कम है इसलिए वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे खेत खाली हो ताकि हम अगली फसल की बुआई कर सकें, जिसके लिए उन्होंने स्टबल बर्निंग को चुना। टू अवॉइड सैटेलाइट डिटेक्शन ड्यूरिंग एक्टिव मॉनिटरिंग आवर्स, इनकरेक्ट है, क्योंकि वो तो लेट करने से भी या स्टबल बर्निंग का ऑप्शन चुनना ये थोड़ी है कि स्टबल बर्न यहाँ पे जो सैटेलाइट है वो चल रही है तो हम स्टबल बर्निंग का ऑप्शन कोई और ऑप्शन चुनते हैं, ऐसा नहीं है ना। स्टबल बर्निंग तो फिर भी हो रही है, अभी भी सैटेलाइट तो चल रही है, उससे बचने के बल्कि उन्होंने उपाय ढूंढ लिए, ठीक है। टू क्लियर फील्ड्स क्विकली ड्यू टू डिलेड पैडी प्रोक्योरमेंट, हम फील्ड्स को क्लियर करते हैं क्लियर कर सके ताकि हम क्योंकि पैडी प्रोक्योरमेंट जो है वो डिले हो चुका है, तो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पैडी प्रोक्योरमेंट डिले हुआ तो उनके पास टाइम कम बचा, सो बी करेक्ट है। टू इंश्योर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ देयर हार्वेस्टेड क्रॉप, कि ये सुनिश्चित किया जा सके कि भाई उनकी जो फसल है उसको स्टोरेज मिल जाए प्रॉपरली, तो ये तो इनकरेक्ट है। टू मीट गवर्नमेंट डिमांड्स फॉर अर्ली वीट सोइंग, इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What can be inferred about the impact of delayed government decisions on agriculture, क्या इम्पैक्ट होगा, इम्पैक्ट ये हुआ कि अब हमारे पास समय से बुआई करने का मौका नहीं है और जो फर्टिलाइजर है उनकी शॉर्टेज हो चुकी है जो कि अब एमआरपी से ज़्यादा कीमत पर बिक रहा है ना, और किसानों को नेक्स्ट फसल की सोइंग में प्रॉब्लम आ रही है। फार्मर्स बेनिफिट फ्रॉम गवर्नमेंट फिक्स्ड एमआरपीज फॉर फर्टिलाइजर्स एंड क्रॉप्स, इनकरेक्ट है।
Delayed decisions exacerbate existing challenges for both farmers and the public. अब पब्लिक के लिए कैसे? क्योंकि हम ऑलरेडी ही बहुत हैवी या बहुत भारी जो हमारी फूड बास्केट है या इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन जिसको कहते हैं, उससे जूझ रहे हैं। तो अब अगर किसानों को फर्टिलाइजर्स महंगे खरीदने पड़ेंगे तो इसकी कीमतें और बढ़ेंगी। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। What does the passage imply about the relationship between policy intervention and market realities in agriculture? बोल रहे हैं पैसेज क्या कहता है कि क्या रिश्ता है पॉलिसी के हस्तक्षेप और मार्केट रियलिटीज जो है एग्रीकल्चर में उनके बीच में। तो देखो इनके बीच में जो रिश्ता है वो ये है कि अगर हमारी पॉलिसीज इनएफिशिएंट होंगी या फिर हर जगह पे हम हस्तक्षेप करेंगे तो उसका नुकसान खामियाजा आम जनता को और किसानों को भुगतना पड़ेगा। पॉलिसी इंटरवेंशंस ऑलवेज अलाइन विद मार्केट नीड्स, इनकरेक्ट है, नहीं होते हमेशा मार्केट नीड्स के अकॉर्डिंग। बेनिफिटिंग फार्मर्स, किसानों को तो सबसे कम न्यूनतम फायदा या फिर कभी कभार फायदा नहीं भी होता, तो ये इनकरेक्ट है। फार्मर्स रिलाई ऑन प्राइवेट बायर्स ड्यू टू इनएडिक्वेट गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनकरेक्ट है। फार्मर्स ज़्यादातर गवर्नमेंट एजेंसीज के ऊपर ही निर्भर करते हैं। एक्सेसिव पॉलिसी इंटरवेंशन कैन लीड टू इनएफिशिएंसीज इन एग्रीकल्चर, बिल्कुल करेक्ट है। इसकी वजह से कुछ अपूर्तियां या अपर्याप्त चीजें हो सकती हैं एग्रीकल्चर में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कोलोसल का हमें अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है। दिस बिल्डिंग इज कोलोसल एंड इट कैन होल्ड अ विलेज पॉपुलेशन इन इट। कोलोसल का मतलब होता है बहुत बड़ी, बहुत विशाल। तो वेरी ब्यूटीफुल नहीं, पनी नहीं, टेम्पररी नहीं, वेरी ह्यूज। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ही हैज रिटन अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, पैसिव वॉइस में अगर हमें चेंज करना है तो रिटन हमारा क्या है, वर्ब, मेन वर्ब जिसको बोलते हैं, क्योंकि एक्शन क्या हो रहा है, लिखने का एक्शन हो रहा है। अब रिटन जो है और हैज जो है बताता है टास्क कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लिखी जा चुकी है तभी वो बेस्ट सेलिंग बनी। ठीक है, और एक्शन हो किसके ऊपर रहा है, बेस्ट सेलिंग नॉवल के ऊपर हो रहा है, यानी कि जिसके ऊपर एक्शन होता है वो क्या हो जाता है, हमारा ऑब्जेक्ट। और एक्शन कर कौन रहा है, ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट है। तो जब सब्जेक्ट को, ही को हमने आगे लेकर जाना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हिम बन जाएगा। ठीक है, तो बाय हिम आ जाएगा, वो हमें पता चल गया, बाय हिम आ जाएगा। एंड में देखो बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम। अ बेस्ट सेलिंग नॉवल, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बाय हिम। अ बेस्ट सेलिंग नॉवल वुड हैव बीन रिटन, नहीं, लिखी जा सकती थी, नहीं होगा, इनकरेक्ट है। अ बेस्ट सेलिंग नॉवल हैज बीन रिटन। द डोर ऑफ द फ्लैट वॉज अजार, अजार का मतलब होता है थोड़ा सा खुला हुआ, तो जो उस फ्लैट का दरवाजा था वो थोड़ा सा खुला हुआ था। द टैक्सी स्टॉप्ड, एक टैक्सी रुकी। ठीक है, अब ये वो टैक्सी है जिसके बारे में पहले बात हो रही है, क्योंकि ये हो सकता है किसी पैसेज का ऑनगोइंग स्टेटमेंट हो। ठीक है, ये पहले से ही कोई पैराग्राफ चल रहा होगा, उसमें टैक्सी के बारे में पहले जिक्र किया होगा, तो उसे टैक्सी बोला गया कि वहां पे रुकी आके। मिस्टर स्टार Satterthwaite flung himself out and raced up the stone stairs to the second floor like a young athlete. तो इस टैक्सी में से मिस्टर स्टैटरथवेट जो है वो एकदम से बाहर निकले, उड़ते हुए बाहर निकले, और वो फटाफट एक, जैसे कि मान लो कोई युवा एथलीट है उसकी तरह से तेजी से भागे उन स्टोन वाली स्टेयर्स के ऊपर, और किसकी तरफ भागे, सेकंड फ्लोर की तरफ चले गए। ही पुश्ड इट ओपन, किसको ओपन किया, जो डोर आधा खुला था उसको ओपन किया होगा ना। एंड द ग्रेट वॉइस वेलकम्ड हिम, और एक बड़ी ही महान आवाज ने उनका स्वागत किया। तो टैक्सी रुकी, उसमें से मिस्टर स्टैथरथवेट निकले, फिर वो ऊपर चले गए, और वहां पे जो दरवाजा था फ्लैट का वो थोड़ा खुला था, और फिर उन्होंने उसको पुश ओपन किया और वहां से वो अंदर से एक आवाज आई, वेलकमिंग आवाज आई। तो जो बी है वो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, टैक्सी का रुकना जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है, जो कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में आ रहा है। ऑप्शन ए और बी जो है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है, टैक्सी रुकी, उसमें से कौन निकला, मिस्टर स्टैथरथवेट, तो ये हो गया सी हमारा सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगा। सी सेकंड स्टेटमेंट ऑप्शन डी में आ रहा है। फिर वो ऊपर भागे, वहां पे दरवाजा थोड़ा खुला था, ये हो गया हमारा थर्ड स्टेटमेंट। और डी हमारा फाइनल स्टेटमेंट कि उस दरवाजे को उन्होंने पुश ओपन किया, यानी कि धक्का देके खोल लिया। सो बी सी ए डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
हर फेस, उसका चेहरा, आई हैव, मैंने कुछ किया, फॉर अ ईयर, एक साल तक, नॉट सीन, तो आई हैव नॉट सीन हर फेस फॉर अ ईयर। आई हैव, क्यू फर्स्ट है, नॉट सीन सेकंड, एस सेकंड, हर फेस थर्ड, पी थर्ड, और फॉर अ ईयर फोर्थ, आर फोर्थ। तो अरेंजमेंट क्या बन रहा है, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, क्यू एस पी आर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। रीजन, रीजन क्या होता है, कोई इलाका, कोई पर्टिकुलर एरिया। मेजरमेंट, मेजरमेंट मतलब माप जो होता है किसी चीज का, तो उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। एम ई ए, एम ई ए एस यू आर ई एम ई एन टी, मेजरमेंट। ठीक है, माप जो होता है। स्ट्रेंथ, मजबूती, कॉन्फिडेंशियल, कुछ चीज गोपनीय, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ टाइम व्हेन मनी माइट अनएक्सपेक्टेडली बी नीडेड, कभी ऐसा समय आ जाए कि आपको अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए क्या बोला जाता है शब्द, उसके लिए बोला जाता है अ रेनी डे, यानी कि जरूरत का, जिस समय पैसे की जरूरत है। अ रॉ डील, एक कच्ची डील, यानी कि जिसके ऊपर कोई फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, इनकरेक्ट। अ रेनी डे, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ही रोट एन इंस्पायरिंग स्पीच फॉर द इवेंट, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ही का बन जाएगा हिम, तो बाय हिम हो जाएगा, बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम, बाय हिम। क्या लिखा था, राइट, राइट करना हमारा जो है एक्शन वर्ब है, यानी कि ये वर्ब है हमारा। अब क्या लिखा था, एन इंस्पायरिंग स्पीच, तो एक्शन किसके ऊपर है, एन इंस्पायरिंग स्पीच पहले आ जाएगा। एन इंस्पायरिंग स्पीच वॉज रिटन बाय हिम फॉर द इवेंट, एन इंस्पायरिंग स्पीच इज रिटन, रोट है, पास में लिख दी गई है, वॉज रिटन बाय हिम फॉर द इवेंट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। I saw a shabby looking man living in the cavity of a mountain. अब कैविटी क्या होता है, आपके दांतों में जब कैविटी होती है तो आपके दांतों में एक खाली जगह बन जाती है, होल बन जाता है। ठीक है, कैविटी मतलब होल बन गया है दांतों में। तो वो माउंटेन की कैविटी में रहता है, यानी कि उसके एक होल के अंदर रहता है, उसमें एक जगह है, खाली स्थान है, वहां पे वो रहता है। और गंदा सा, शाबी लुकिंग मतलब गंदा सा दिखने वाला है। अब यहाँ पे उस व्यक्ति के लुक्स के ऊपर कमेंट नहीं किया गया, उसकी नीटनेस, उसकी टाइडीनेस के ऊपर कमेंट किया गया है कि वो गंदा सा, मैला कुचैला सा है। सो हाइट, माउंट, होल, ऑप्शन सी, होल इज करेक्ट। Camels tend to move slowly than other domestic animals in plain, कि मैदानी इलाकों में कैमल जो है वो धीरे धीरे चलते हैं दूसरे जानवरों के कंपैरिजन में। अब डैन बोला है तो कंपैरिजन आ रहा है, कंपैरेटिव डिग्री जब इस्तेमाल होगी तो स्लो का स्लोअर बन जाएगा, ना कि स्लोली। ठीक है, स्लोअर, और सुपरलेटिव में स्लोवेस्ट। ओके, तो कंपैरेटिव डिग्री में स्लोली की बजाय क्या आना चाहिए, स्लोअर आना चाहिए। तो कैमल मूव्स स्लोअर दैन अदर डोमेस्टिक एनिमल्स इन द प्लेन, क्योंकि हमें कंपैरेटिव डिग्री का केवल इससे दैन से पता चल रहा है। ठीक है, सो स्लोली के बजाय स्लोअर आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कॉनसर, कॉनसर होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वाद में विशेषज्ञ हो, टेस्ट के मामले में विशेषज्ञ हो। ठीक है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, नेसेसरी, नेसेसरी की स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल सी नहीं आता नेसेसरी में, मतलब कोई चीज जरूरी हो तो उसमें सिंगल सी आता है, ऑप्शन बी नेसेसरी इज करेक्ट। बैरन, बैरन मतलब बंजर या फिर खाली। ठीक है, एंटोनिम क्या हो जाएगा बैरन का, चलिए देखते हैं। कैन यू बिलीव हाउ मच ट्रैफिक देयर इज टुडे, ग्रम्बल टॉम ग्लांसिंग एट द कंजेस्टेड रोड अहेड। बोल रहे हैं कि उसने बोला, कौन है, टॉम ने गुस्से वाली आवाज में बोला कि तुम्हें क्या पता है कि आज कितना ट्रैफिक था, और किस तरफ देखते हुए, भरे, कंजेस्टेड मतलब पूरी तरीके से खचाखच भरे हुए, सामने की तरफ जो रोड था वो पूरा भरा हुआ था, उसकी तरफ देखते हुए टॉम ने कहा। तो कंजेस्टेड मतलब भरा हुआ, बैरन मतलब खाली, सो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी कंजेस्टेड इज करेक्ट। A herd of cattle consists of related females, cubs and a small number of adult males. तो अगर कैटल का
हर्ड होगा तो उसमें कब्ज नहीं होते, काफ्स होते हैं, क्योंकि जो जानवर हैं हमारे कैटल वगैरह हैं उनके बच्चों को काफ बोला जाता है, ऑफस्प्रिंग को काफ बोला जाता है। कब जो है वो शेर, चीता, टाइगर, लायन इनके बच्चों को बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे डॉग, वुल्फ वगैरह हो गए, इनके बच्चों को क्या बोला जाता है, पप बोला जाता है, पपी या पप। ठीक है, और जो बिल्ली वगैरह है उनके बच्चों को कैट बोला जाता है। तो यानी कि यहाँ पे हर्ड ऑफ कैटल नहीं आएगा, क्योंकि कब्स भी इंक्लूडेड है इसमें, कब्स भी हैं तो कब्स हैं तो कैट, जानवर जो हमारे मवेशी हैं उनका झुंड नहीं आएगा। किसका आएगा, फर्स्ट है स्कूल ऑफ फिश, तो स्कूल ऑफ फिश भी नहीं होगा, मछलियों का झुंड भी नहीं होगा। प्राइड ऑफ लायन, लायंस का झुंड हो सकता है क्योंकि कब्स की बात की जा रही है। पैक ऑफ वुल्फ्स नहीं होगा क्योंकि उनको पप बोला जाता है। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उनको हैचलिंग बोला जाता है। तो यहाँ पे प्राइड ऑफ लायन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Mr. Adhil called back but he wasn't able to find the scooter part he needed. तो called back मतलब उन्होंने वापस फोन किया लेकिन उनको नहीं मिला। अब यहाँ पे उनको कहीं नहीं मिला की बात की जा रही कि उनको अभी तक नहीं मिला, यानी कि उन्होंने सब जगह कॉल करा पर उनको नहीं मिला। तो कॉल्ड बैक की बजाय क्या आएगा, कॉल्ड डाउन नहीं होगा, कॉल्ड अप नहीं होगा, कॉल्ड अराउंड, मतलब सब जगह फोन किया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। It was difficult to accommodate the avariciousness of people. तो avariciousness का मतलब होता है किसी का अहंकार या फिर लालच। तो बोल रहे हैं कि हम किसी व्यक्ति के लालच को अकोमोडेट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एंटोनिम क्या हो जाएगा, फर्स्ट है जनरोसिटी, उदारता, एनवी, जलन, हेट्रेड, नफरत, क्रिटिसिज्म, किसी की नकारात्मकता या आलोचना। तो यहाँ पे केवल जनरोसिटी एक पॉजिटिव वर्ड है, उदार। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। दिस इज अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ कन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोस। कन्फ्लिक्ट मतलब मतभेद। बोल रहे हैं कि ये सीधा साधा उदाहरण है कि लोगों के ईगोस कैसे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, क्लैश हो जाते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, क्रैश। क्रैश का मतलब होता है टूट जाना, किसी चीज का टक्कर, दुर्घटना हो जाना। मिंगलिंग, मिंगलिंग मतलब मेल जोल। इन्फ्लिक्शन, इन्फ्लिक्शन का मतलब होता है पीड़ा देना। और क्लैश मतलब कि मतभेद। सो ऑप्शन डी, क्लैश इज करेक्ट। The mathematician Federico Ardila Mantilla grew up in Colombia. बोल रहे हैं मैथमेटिशियन फेडरिको आर्डिला मंटीला था। मंटीला लॉ अगर आपको पता हो तो जब हम लॉग टेबल वगैरह करते हैं उसमें आता है। तो ये कोलंबिया में पैदा हुए, बड़े हुए। एंड डैश बट गिफ्टेड मैथ इन मैथ। एक, अब उनकी क्वालिटी बताई गई है, एक डैश थे वो, लेकिन उनको मैथ का गिफ्ट था, गॉड गिफ्टेड मैथमेटिशियन थे। ही वॉज फेलिंग मोस्ट ऑफ हिज क्लासेस एट हिज हाई स्कूल इन बगोटा व्हेन समवन डैश हिम टू अप्लाई टू MIT। समवन सजेस्टेड हो सकता है कि वो अपनी क्लासेस में, अपने हाई स्कूल में सभी क्लासेस में फेल हो रहे थे, बगोटा में उनका स्कूल था, जब किसी ने उनको सुझाव दिया कि वो MIT को अप्लाई करें। He had not heard of the school. उनको MIT के बारे में कुछ पता नहीं था। To his surprise, he got in. लेकिन उनको भी हैरानी हुई जब MIT ने उनको एडमिट कर लिया। And he went on scholarship, और वो स्कॉलरशिप पे वहाँ पे चले गए। Mathematically he did well. अगर हम मैथ्स की दुनिया की बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। ठीक है, उनका काफ़ी अच्छा, वहाँ पे जाने के बाद में उनका काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड रहा। One of his professors, an acid-tongued theoretician known to dash his audience to a herd of cows, बोल रहे हैं उनके एक प्रोफेसर एसिड टंग वाले, यानी कि बहुत ही कड़वी जुबान रखने वाले, या फिर बोल सकते हैं बहुत ही क्रिटिक हो रखने वाले एक थ्योरेटिशियन थे। थ्योरेटिशियन क्या होता है कि जो कोई थ्योरीज वगैरह प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो वो एक थ्योरेटिशियन थे जो कि जाने जाते थे डैश हिज ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को कुछ करने के लिए, टू अ हर्ड ऑफ काउस, तो उनको ट्रीट करने के लिए कि काव के झुंड की तरह उनको ट्रीट करता है। रूटीनली टग्ड ओपन मैथ प्रॉब्लम्स इनटू होमवर्क असाइनमेंट। तो वो अक्सर जो है क्या करते थे, कुछ अजब सी मैथ प्रॉब्लम उनको होमवर्क असाइनमेंट में देते थे विदाउट टेलिंग द स्टूडेंट्स, जिसके बारे में बच्चों को पहले से पता नहीं होता था। दीज हैड नेवर बीन सॉल्व बाय एनीवन। इनको कभी कोई सॉल्व नहीं कर पाया। आर्डीला सॉल्व वन, लेकिन आर्डीला ने एक सॉल्व कर ली। He went on to receive his bachelor's and PhD in math from MIT. फिर उसके आगे उनको अपनी बैचलर की और अपनी PhD की डिग्री भी MIT से मिली। बट हिज एकेडमिक एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वन ऑफ आइसोलेशन। लेकिन उनका जो एकेडमिक एक्सपीरियंस रहा उसमें अलगाव या अलग थलग हो जाना या एकांत में हो जाना, ये भी उनने झेला।
पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विद हिज ओन डैश, लेकिन ये उनका जो अकेलापन था, उनका ये जो अलगाव था, ये उनके खुद के व्यवहार की वजह से था। पार्ट ऑफ इट वॉज कल्चरल, यानी कि उसके उनका जो कल्चर था डिफरेंट, उसकी वजह से भी वो अकेले थे। एज ए लैटिनो, अब क्योंकि वो एक लैटिनो थे, ही वॉज वेरी मच इन द माइनॉरिटी इन द डिपार्टमेंट, तो वो उस डिपार्टमेंट में ज़्यादा लैटिनोस थे नहीं, तो वो डिपार्टमेंट में माइनॉरिटी में थे। एंड ही डिड नॉट फील कंफर्टेबल इन अमेरिकन मैथमेटिकल स्पेसेस, और उनको अमेरिका के मैथमेटिकल स्पेसेस में कंफर्टेबल नहीं लगता था। नो वन हैड ट्राइड टू एक्सप्लिसिटली डैश हिम, अब किसी ने जानबूझ के कोशिश नहीं करी उनको अलग करने की या उनको अकेला करने की। येट ही फेल्ट अलोन, लेकिन फिर भी उनको अकेलापन लगता था। इन मैथ, कोलैबोरेटिंग विद अदर्स ओपन अप न्यू काइंड्स ऑफ लर्निंग एंड थिंकिंग। अब मैथ्स ऐसी चीज़ है जिसमें अगर आप दूसरों के साथ में कोलैबोरेट करते हैं, उनके साथ मिलजुल के काम करते हैं, तो आपको नए नए आयाम सोचने के, सीखने के नए आयाम मिलते हैं। बट इन हिज 9 years एट MIT, लेकिन जो उन्होंने 9 साल MIT में दिए, आर्डीला वर्कड विद अदर्स ओनली ट्वाइस, आर्डीला ने केवल 2 ही मौक़ों पे दूसरों के साथ मिलकर काम किया। The mathematician Federico Ardila Mantilla grew up in Colombia and dash but gifted in math and apprehensive. Apprehensive का मतलब है चिंतित होने वाला। Excellent, बहुत ही उम्दा। तो गिफ्टेड भी बोल रहे हैं, गिफ्टेड मतलब भी उनके पास गॉड गिफ्ट है, तो उम्दा ही होगा वो चीज़। तो उम्दा बट उम्दा नहीं हो सकता ना। एक्सीलेंट मतलब बट एक्सीडेंट नहीं, एक्सीलेंट बट एक्सीलेंट नहीं हो सकता, सो इनकरेक्ट है। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट मतलब बिल्कुल ही उदासीन। ठीक है, तो उदासीन थे वो, लेकिन वो गिफ्टेड थे मैथ्स के गिफ्ट से, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। अपोलोजेटिक, अपोलोजेटिक मतलब माफ़ी मांगना किसी चीज़ के बारे में, तो यहाँ पे इनडिफरेंट इज करेक्ट। He was failing most of his classes at his high school in Bogota when someone dashed him to apply to MIT. Suggested, सुझाव दिया होगा, so option A is correct. Suggested is correct. One of his professor, an acid-tongue theoretician known to dash his audience to a herd of cows. Malign, malign का मतलब होता है किसी चीज़ को बदनाम करना। स्ट्रैंगुलेट, स्ट्रैंगुलेट मतलब गला घोटना। डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट मतलब अंतर करना। और कंपेयर मतलब तुलना करना। तो वो किसी के साथ में कंपेयर करते थे, गाय भैंसों के झुंड के साथ में, सो कंपेरिजन इज करेक्ट। ऑप्शन डी कंपेयर इज करेक्ट। बट हिज अकेडमिक एक्सपीरियंस वॉज ऑल्सो वन ऑफ आइसोलेशन, लेकिन जो उनका एकेडमिक एक्सपीरियंस था उसमें आइसोलेशन भी शामिल था। पार्ट ऑफ इट हैड टू डू विद हिज ओन डैश, उनके खुद की किसकी वजह से था? इंट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन मतलब कि वो बाहर घुलते मिलते नहीं थे, शायद स्वभाव के थे, इंट्रोवर्ट थे। तो बिल्कुल करेक्ट है। क्वांटिफिकेशन, किसी चीज़ की जब आप मात्रा निर्धारित कर रहे हैं उसको क्वांटिफिकेशन बोला जाता है। इंटेरोगेशन, जब आप किससे पूछताछ करते हैं जांच पड़ताल के तौर पे, तो उसको इंटेरोगेशन बोलते हैं। और मोलेस्टेशन मतलब कि परेशान करना, उत्पीड़न करना। तो यहाँ पे इंट्रोवर्जन इज करेक्ट। No one had tried to explicitly dash him. Explicitly stratify, stratify का मतलब होता है विभाजित करना। Incorporate मतलब सम्मिलित करना। Fabricate मतलब किसी के झूठ का निर्माण करना। और exclude मतलब उनको अलग करना। तो उनको अलग थलग करने का किसी का इरादा नहीं था, लेकिन उनको फिर भी एकांत लगा, अकेलापन लगा। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।